अच्छा मैम, एक ट्रेंड और आजकल चल रहा है, आपने देखा होगा कि हम लोग इसको बहुत ज्यादा साइंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इतनी मात्रा में अगर दो केमिकल मिलाओगे तो तीसरा केमिकल यही बनेगा, इसके अलावा और कुछ और बन हो नहीं सकता, हाँ। इसलिए वो साइंस है। ज्योतिष इससे थोड़ी ऊपर की चीज है। यानी बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो हमसे स्टोन लेके जाते हैं, वो स्टोन नहीं होता, वो कांच होता है। दैट्स व्हाट आई एम ठीक है, सेइंग। और कह रहे हैं उसकी कीमत जो होती है वो 14 से 15 रुपए के बीच की होती है, Correct. और वो बेचा जाता है 2 लाख 2.5 लाख रुपए का। लाखों का महापाप की श्रेणी में है ये, छोटा मोटा नहीं। आपको ब्रह्म हत्या जैसा पाप है ये। मैम एक चीज और बता दीजिएगा, आजकल ना बहुत ज्योतिषी कहते हैं कि भाई आप बोल रहे हो कि समय किस समय पैदा हुआ है, किस तारीख को पैदा हुआ है और किस जगह पैदा हुआ है, उसके बिना आप कुंडली नहीं, मैं नहीं बना सकती, पाराशरी नहीं कर सकती उसके बिना। कुछ लोग कहते हैं कि बिना आपका टाइम नहीं भी नाड़ी पता हो ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष तो भी बन सकती है आपकी नाड़ी कुंडली। ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष जो है वो काम करती है राशि पर। वो एक तरीका आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कैसे उसको बुरी खबर भी ऐसे दी जाए कि उसको अच्छे से, और ऐसे कि उसको, उससे पहले मैं इतना ज्योतिष के बारे में उसकी इतनी मेंटल कंडीशनिंग कर देती हूँ कि वो खुद कहता है मुझसे, आप सच बता दीजिए। विजय जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, और थैंक यू सो मच आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए। तो शुरू करें मैम आज का पॉडकास्ट। जी बिल्कुल तरुण जी, और आपका भी आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए, धन्यवाद। मैम जब आपका कॉल आया ना, तो जैसे आपने मुझे बोला कि मैं रेमेडीज़ पे बात नहीं करना चाहती, मैं एक्चुअल जो एस्ट्रोलॉजी है उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। बीच में एक ट्रेंड सा चल रहा है अभी, हर कोई रेमेडी दे के करोड़पति बना रहा है, हर कोई रेमेडी दे के आपको आपकी गर्लफ्रेंड दिलवा रहा है, या प्यार जो जिससे आप प्यार करते हो वो मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर अभी रिसेंटली मैंने देखा है थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। अब एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि भाई हम रेमेडीज़ में बिलीव नहीं करते, या हम वैसी रेमेडीज़ नहीं देते। अब ये एक नया ट्रेंड आ गया है जो पुराने ट्रेंड को कैंसिल करने के ऊपर है कि भाई हम असली एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं क्योंकि हम असली बात कर रहे हैं। तो जब आपका कॉल मुझे आया तो मुझे लगा कि यार एक और ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बात करना चाहते हैं कि नहीं यार हम ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो एक्चुअल में लिखी हुई है हम उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। तो ये इन दोनों में सही कौन सा है? एक्चुअल वैदिक एस्ट्रोलॉजी है क्या? आप उस पर शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारी, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये ऋग्वेद से प्रारंभ होती है। अच्छा। और इसका ओरिजिन जो है वो 5000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच में रखिए कहीं। तो हमारा जो सबसे पुराना जिसको आप कहते हैं कि वेद है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में इसके संदर्भ मिलते हैं कि सेलेशियल बॉडीज़, या कि जो कि हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारागण हैं, ये हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि ज्योतिष का मतलब समझिए। कोई कह रहा है भगवान की ज्योति है, कोई कुछ नहीं। ज्योतिष का मतलब होता है सिर्फ प्रकाश। अच्छा। अगर ईश्वर की ज्योति होती तो इसको ईश ज्योति कहते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वर्ड्स नहीं थे उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ज्योतिष का मतलब है प्रकाश, अगर कह सकते हैं तो प्रकाश के देव सूर्य। सबसे पहले प्रारंभ हुआ था सूर्य की गणना। अच्छा। और यहां से प्रारंभ हुआ ज्योतिष का। ओके। सूर्य की गणना की जाती थी ऋतुएं बनाने, समझने के लिए। हमारे ऋषि मुनि बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, तीव्र बुद्धि के रहे होंगे कि उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जब सूर्य मूवमेंट करता है तो ठंड हो जाती है, फिर गर्मी आ जाती है, फिर बरसात आ जाती है। तो सूर्य का जो पथ था वो समझने की कोशिश की, ऋतुएं डिसाइड करने के लिए, पंचांग बनाने के लिए। तो ये प्रारंभ ज्योतिष का सूर्य से हुआ है। इसीलिए सूर्य इसके अधिष्ठाता हैं जी। ज्योतिष में सूर्य से बड़ा कोई ग्रह नहीं। ठीक है, तो ओरिजिन सूर्य से है और ऋग्वेद में इसके पहले संदर्भ मिलते हैं। ऋषि भृगु इसके फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहे जाते हैं। अच्छा, मुझे लगता था पराशर जी फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जी नहीं, ऋषि भृगु उनसे भी पहले के हैं। ओके। तो ऋषि भृगु भारत के लिए पहले ज्योतिष के मतलब जनक हैं।
अच्छा। और उसके बाद जो ज्योतिष को वेदांग का एक हिस्सा कहा गया, चक्षु कहा गया, ठीक है। और सूर्य को भी प्रकाश कहते हैं, सूर्य से भी हम आंखें देखते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य का कनेक्शन बार बार ज्योतिष के साथ बनाया जाता रहा। उसके बाद आता है तो भृगु जी से प्रारंभ होता है। अभी मैं इससे भी पीछे जाऊंगी। भृगु जी से प्रारंभ होता है और उसके बाद वराह मिहिर, जिन्होंने संहिता पर बहुत काम किया। ओके। ज्योतिष के 3 अंग हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत जो है तो ये ग्रहों की गणना जैसे करते हैं, एस्ट्रोनॉमी समझ लीजिए, ग्रहों का पथ समझना, ड्यूरेशन समझना, उनका ट्रांजिट समझना। तो ये सूर्य सिद्धांत सबसे पुराना ग्रंथ है जिसमें ये गणना की जाती रही। ओके। उसके बाद संहिता पर सबसे ज्यादा काम किया वराह मिहिर जी ने। अच्छा। जो उज्जैनी में पैदा हुए थे। संहिता को मैम थोड़ा सा संहिता का मतलब होता है जब हम मतलब एक स्टेट की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, एक रीजन की बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसा लातूर में भूकंप क्यों आया। एक रीजन था ना जो इफेक्ट हुआ, वो संहिता का कार्य क्षेत्र है जिसको आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। सो संहिता का मतलब होता है कलेक्टिव डेस्टिनी। कि एक हवाई जहाज जब जाता है 200 लोग मरते हैं, वो क्या होता है? क्या सबका मरना लिखा था? नहीं, वो सारे उस कलेक्टिव डेस्टिनी में फंस गए थे। ओके। तो फिर उस जहाज की डेस्टिनी खराब थी। अच्छा, ठीक है। अब सबका देखेंगे तो हो सकता उनका भी काल ही आया हो, बिल्कुल, बट वो कलेक्टिव डेस्टिनी हो जाती है, दैट इज संहिता। तीसरा है होरा। होरा जो है ये 1 to 1 अगर मैं आपकी पत्रिका पढ़ती हूँ, अच्छा, इंडिविजुअल रीडिंग, हॉरोस्कोप रीडिंग इज होरा। अच्छा, जो हॉरोस्कोप है वो होरा से ही निकला है। कह सकते सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड। हाँ, वैसे इंग्लिश और वो हिंदी है, बट थोड़ा बहुत दिमाग में रखने के लिए कह दीजिए। सो होरा जो है तो सबसे पहले सूर्य सिद्धांत है, उसके बाद संहिता पर सबसे ज़्यादा काम वराह मिहिर जी का है, और होरा पर सबसे बड़ा काम पाराशर जी का है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले भृगु जी, फिर वराह मिहिर और फिर पाराशर। ओके। हम सब लोग पाराशर जी के कृतज्ञ हैं क्योंकि उन्होंने हमारी और आपकी गणना का तरीका बताया। तो इसलिए फादर हैं वो भी। तो यानी 3 जनक हैं, भृगु, वराह मिहिर और पाराशर जी। इनको आप एक ही पेडेस्टल पर रख सकते हैं क्योंकि सभी ने अपनी तरह से मानव कल्याण के लिए इस विद्या का को ढूंढा था, सृजन किया था। अब इससे भी पहले की बात करूंगी कि ज्योतिष आज की नहीं है जी। ज्योतिष का एक प्रकरण दशरथ जी का भी आया। कि दशरथ जी ने सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र अब मैं जाऊंगा क्योंकि अब शनि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। अच्छा, तो ये रामायण में है। तो यानी तभी भी ज्योतिष की गणना हो रही थी। तभी दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। उससे पहले जाइए नारद जी हिमालय पर्वतराज के घर गए और उनकी पत्नी मैना और हिमालय के साथ बैठकर बातचीत की। तो पार्वती जी वहाँ से गुजरी, तो वो इतनी साक्षात शक्ति थी, तो बड़ा मनोहर रूप था उनका। तो नारायण मतलब उन्होंने तुरंत उनको नमस्कार किया और कहा कि इस बच्ची का मतलब हाथ देखना चाहता हूँ। मतलब तब भी एस्ट्रोलॉजी से पामिस्ट्री हो गई, लेकिन हाँ, तो उन्होंने जब हाथ देखा तो उन्होंने कहा कि इसको तो मतलब अघोरी मिलेगा। अच्छा, जी हाँ, ये भी रामचरितमानस में इसका प्रसंग है और इससे मेरी पूरी ज्योतिष जाती है। तो आपका रेमेडियल पार्ट का आंसर इससे आएगा। ओके। तो उन्होंने कहा कि अघोरी है, नाग लपेटे हुए, और मतलब जिसको अपना तन का भी होश नहीं है। तो मैना रोने लगी। उन्हें थोड़ी पता था कि शिव है वो। उन्होंने कहा कि भाई इस बच्ची को मैं मार दूंगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति से अपनी इस कोमल चित्त बच्ची का विवाह नहीं करूंगी। ऋषि कुछ उपाय बताइए, रेमेडी जो आप लोग आज बात कर रहे हैं।
नारद जी ने कहा कि भाई उपाय तो हो नहीं सकता, जो ब्रह्मा ने लिख दिया वो मेटा नहीं जा सकता। अब देखिए, नारद जी जो कहते हैं कि विष्णु जी के एक तरह से अवतार ही थे, 24 अवतारों में उनकी गणना है, वो तो कह रहे हैं कि मैं बदल नहीं सकता। हम और आप बदल रहे हैं, ये लगाइए वो लगाइए, तो डोंट ब्रिंग एस्ट्रोलॉजी दैट डाउन। सो उन्होंने कहा फिर क्या करें, उपाय तो हर व्यक्ति आपसे पूछेगा क्योंकि वो आया है सॉल्यूशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढे जो ऐसा है लेकिन उसके पास मतलब और भी शक्तियां हैं या कुछ और भी आकर्षण है। तो उन्होंने कहा कि इससे कहो कि तपस्या करे, शिव से इसका विवाह होगा। तब पार्वती जी ने शिव के लिए तपस्या प्रारंभ की है। अच्छा। क्योंकि लिख तो दिया गया, ब्रह्मा ने लिखा तो मिटेगा नहीं, और वो कह चुके थे कि मैं विवाह अब करूंगा नहीं सती के विक्षोभ में, तो फिर क्या होगा, तो फिर तपस्या होगी और मिलना वही है जी। तो पार्वती जी ने हजारों वर्ष की तपस्या की और फिर शिव उनको प्राप्त हुए। बिल्कुल। तो जब मैं रामचरितमानस रोज पढ़ती हूँ, अच्छा, नियमित, तो रामचरितमानस का ये प्रसंग जब मेरी नज़रों से गुजरा तो आप समझिए मेरी ज्योतिष की दिशा बदल गई। वहाँ से मैंने समझा कि कर्मा अलाइनमेंट एक टेक्निक है, जो होना है वो होगा, उसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन अलाइन द एनर्जी, दैट इज व्हाट ऋषि नारद वाज सेइंग। मतलब चेंज नहीं कर सकते वो उन्होंने कहा बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि इसको पाने का तो प्रयास कर सकते हैं, जिसके पास ये सब गुण है बट शिव का तत्व भी है। बस वहां से मेरी ज्योतिष की रेमेडियल पार्ट पर दिशा बदल गई। अब मैं रेमेडीज एज रत्न, ये पाठ करा लो, पूजा करा दो, ये दबा दो, ये गाड़ दो, ये मैं नहीं करती। मैं ग्रह की एनर्जी बदलने में विश्वास करती हूँ। एनर्जी बदलना भी नहीं, एनर्जी जो है वो एक ऊर्जा कभी भी ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको बस ना चैनलाइज कर बस सकते हैं। चैनलाइज कर सकते हैं। अब इसको मैंने कैसे किया, आज से बहुत साल पहले मेरे एक क्लाइंट जो कि यूएसए के थे, वो साइंटिस्ट थे। ओके। तो उन्होंने कहा मैं मानता नहीं हूँ लेकिन आपके वीडियोस वगैरह देखकर मतलब मेरे को कुछ मन लगा कि शायद ठीक है ये। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत मतलब जनरल बातें बताइए पहले। उन्होंने कहा बस मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि मेरी केतु की दशा है जो अष्टम में है और ये मेरे लिए बहुत ख़राब है। ओके। मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मेरी ऑपरेशन हो सकता है, इस तरह। तो मैंने कहा कि एक टेक्निक है जो कि मैं आपके ऊपर अप्लाई करूँगी, आप तो साइंटिस्ट हैं, आप लेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा आप ज्योतिष सीखना शुरू कर दीजिए। अच्छा। उन्होंने कहा मेरा इंटरेस्ट भी आ रहा है, पता नहीं कैसे। मैंने कहा बस हम केतु की एनर्जी को ज्योतिष में डाइवर्ट कर रहे हैं। केतु एक्सीडेंट है, केतु चोट है, केतु रोग है, केतु ही ज्योतिष है। ज्योतिष सीखने लगी। और ये जो पीरियड उनको बताया गया था 1-1.5 साल का, और उन्हें तो मैंने कहा कि इसमें ये कीजिए और फिर बाद में मुझे बताइए कि एक्सीडेंट और चोट हुई या नहीं हुई। कुछ भी नहीं हुआ। ओके। नथिंग। वो हेल एंड हार्टी है और वो आज मेरे शिष्य हैं, मुझसे ज्योतिष पढ़ते हैं। अच्छा, तो मैम ये इसमें क्या श्योरिटी थी कि अगर वो नहीं भी पढ़ते तो उनका एक्सीडेंट या वो होता। क्योंकि जो चीज़ नियत है, मैंने कहा ना, उन्होंने क्या कहा, मिलना तो इसको ऐसा ही वर है तो मिलेगा। इसमें आप चूज कर लीजिए कि बेटर कौन है। दैट इज कॉल्ड योर फ्री विल। ओके। कर्म और फ्री विल का सामंजस्य ज्योतिष है जी। कि जब हम कर्म को समझ लेते हैं कि ये तो होगा, ये प्रारब्ध है, उसमें जब हम सुधार करते हैं अपनी फ्री विल से, ओके, कि ये वाला रास्ता नहीं, मैं ये चुन लूँगा। हर ग्रह एक नहीं 10 चीज़ें बताता है जी। अब हो सकता है कि उस वक्त उनका होता भी, माना चोट भी लगती, सकता छोटी मोटी चोट लग जाए, बट वो ज्योतिष में उनकी एनर्जी इतनी चैनलाइज थी कि केतु का सारा प्रवाह तो मैंने वहाँ मोड़ दिया था। ओके। एंड आई डू दिस विद एवरीवन नाउ।
और मतलब ये बोस्टफुल होने की बात नहीं है, बट मैं अपने इष्ट की बहुत अपने इष्ट की बहुत कृतज्ञ हूँ कि 20-25 सालों में, ये 24वां 25वां साल है मेरी प्रैक्टिस का, 90% लोगों ने कहा कि आपने बिना उपाय के मेरा जीवन बदल दिया है। अच्छा। जी, कोई उपाय नहीं, या तो ईश नाम लीजिए। मैं कहती हूँ कि देखिए, अगर आपको अर्जी लगानी है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, नीचे के वकीलों के चक्कर मत काटो। और वही है, भाई लगाना है तो वहां जाओ कि फिर फाइनल एक फैसला आ जाए। बिल्कुल। अब ये लोअर कोर्ट अपर कोर्ट कहाँ आप चक्कर खाते रहेंगे? तो सब उपायों से बड़ा है इष्ट का नाम, जो आपके गुरु देते हैं, आपको अच्छा ज्योतिषी बताता है। लाइफ लॉन्ग कीजिए। यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि हाँ जी मैडम हमने हनुमान चालीसा पढ़ी थी और 6 महीने पढ़ी, कुछ हुआ नहीं। हनुमान जी आपके लिए खड़े हुए थे क्या कि भाई आइए तरुण जी, और बस आपका नंबर पहला, आज आपका बदल देंगे किसी? आप वीआईपी उससे आए हो। ऐसा नहीं है ना। सो जस्ट फॉलो दैट थिंग, और ग्रहों की एनर्जी मैं चैनलाइज करती हूँ। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो रेमेडी नहीं करती हूँ। ओके। अच्छा मैम, एक ट्रेंड और आजकल चल रहा है, आपने देखा होगा कि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा साइंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजी को, मतलब ज्योतिषी बहुत पुरजोर उसमें लगे हुए हैं कि इसको किसी तरीके से हम लोग जस्टिफाई कर दें कि ये साइंटिफिक है। आपका उसके बारे में क्या विचार है? ये प्रयास हमारे गुरुवर के.एन. राव साहब ने खुद किया था। हाँ, उन्होंने आई थिंक केस भी लड़ा था। केस लड़ा उन्होंने, वो खुद अपनी वकालत खुद की थी। बट वही हुआ जो होना था कि नतीजा नहीं आया, उनके पक्ष में नहीं आया। अच्छा, उनके पक्ष में नहीं आया था नतीजा? नहीं आया। अच्छा, क्योंकि थोड़े समय पहले एक हमारे काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो आए थे, उन्होंने बोला कि नतीजा उनके पक्ष में आया था। अगर पक्ष में आता फिर तो ये प्रूव्ड हो जाता, फिर आज इस पर बात क्यों हो रही थी? अच्छा। नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। प्रयास था, और बहुत बड़ा प्रयास था गुरु जी का। अब मैंने ये सोचा है कि मैं इसको साइंस से को साबित करने में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। पहली बात, नॉन बिलीवर्स की मेरे पास कोई जगह नहीं। ओके। मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं आपको ये साबित करूं कि ये होता है या नहीं होता है। बस मैं इतना विश्वास करती हूं कि हमारे ऋषि, पाराशर हों, भृगु हों, ब्राह्मण हों, हाई इंटेलेक्ट के मालिक थे। वो बिना बात किसी, मतलब इसको कहते हैं ज्योतिष एक स्यूडो साइंस है। इस पर इतने हाई इंटेलेक्ट का व्यक्ति अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, मेरा मानना ये है जी। उनके पास और बहुत काम थे करने को। जब कुछ देखा होगा, नोट किया होगा, तब ये पूरा विज्ञान उनको समझ में आया, ज्योतिष का। विज्ञान क्या है तरुण जी? विज्ञान है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है, जिसको हम साबित कर सकते हैं, और मतलब जिसमें कि आप कहते हैं ना कि बार बार करने पर भी जो चीज़ नहीं बदलती वो प्रूव्ड है। बिल्कुल। कि ये फैक्ट है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब अगर एक ग्रेविटी की थ्योरी आ गई तो जितनी बार आप सेब ऊपर से नीचे गिराएंगे, नीचे ही गिरेगा। बिल्कुल। प्रूव्ड है, ग्रेविटी है, यही है ना। बिल्कुल। या बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं केमिस्ट्री का, उनको सॉल्ट दिया गया, ये मिलाओ ये मिलाओ, ये बनना चाहिए। जिसका बना वो पास, अदरवाइज वो फेल, क्योंकि वो सिद्ध है यही निकलेगा। इतनी मात्रा में अगर 2 केमिकल मिलाओगे तो तीसरा केमिकल यही बनेगा, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। हाँ। इसलिए वो साइंस है। ज्योतिष इससे थोड़ी ऊपर की चीज है। ओके। अगर ऋषि पारशर कहते हैं कि चतुर्थ के शनि आपके लिए कंटक शनि है, ओके, या दुखदाई, कष्टकारी हैं। अब आप साइंस चाहती है कि जिसके भी पत्रिका में शनि चतुर्थ में हो, सबको दुखदाई तो शनि होना ही चाहिए। बिल्कुल। अब मैं कहूंगी कि सबको दुखदाई होंगे, लेकिन हर की इंटेंसिटी जो है वो फर्क होगी। हमारे प्रारब्ध पर निर्धारित होगी। कैसे? अगर एक कुंडली
वृश्चिक लग्न की है तो वहाँ पर शनि अपनी स्वराशिस्थ होंगे, शश योग बना रहे होंगे, महापुरुष योग 11 नंबर होगा तो वहाँ पर वो योग बना रहे होंगे। अब एक कुंडली है आपकी, रख लीजिए कि कोई भी जहाँ पर माना चतुर्थ भाव में शनि नीच के हो रहे हैं, 1 नंबर आ गया। अब नीच के हो गए और एक के स्वराशिस्थ हो गए हैं, दोनों के चौथे घर में। ये प्रारब्ध है ओके कि क्यों उसके अपनी राशि में चौथे में है और हमारे क्यों नीच के हैं। अब क्या होगा, दोनों के जीवन में बचपन में कष्ट होगा, मां से अलग होना होगा। अब जिसका स्वराशिस्थ है जी, उसका तो हो सकता है कि वो बच्चा अच्छे घर में जन्म ले क्योंकि शश योग भी है और वो बढ़िया पढ़ने के लिए हॉस्टल वगैरह चला जाए। माँ से दूर तो वो भी होगा। अब अगर नीच का शनि है तो हो सकता है वो इतने गरीब परिवार में जन्म ले जिसको माता को बचपन में इतने कष्ट हो, तकलीफ हो, या उसका बचपन बहुत कष्ट में बीते, उसको भी माँ से अलग होना पड़ सकता है। हो सकता है माँ की मृत्यु हुई हो जाए, हो सकता है कोई भी और कारण हो सकता है कि माँ से अलग होना पड़े, या बचपन दुखदाई होता है, दोनों का होगा। वो हॉस्टल जाके भी बच्चा माँ को मिस कर रहा होगा, रो रहा होगा, ये बच्चा भी रो रहा होगा, लेकिन उनके रोने में फर्क है। एक जीवन बर्बाद होने पर रो रहा होगा और एक जीवन ये कहेगा कि बनाने के लिए बाहर आयो, पढ़ने के लिए आयो। दिस इज द डिफरेंस, ये प्रारब्ध है। इसीलिए हर का एक सा आंसर नहीं आता, क्योंकि ये प्रारब्ध पर टिकी हुई विद्या है। ये हम एक जन्म का खेल नहीं है। हिंदू वैदिक ज्योतिष जो है ये रीइंकार्नेशन, जन्म जन्मांतर की यात्रा पर निर्धारित है। इसलिए शनि के राशि बदलते ही शनि के प्रभाव में फर्क आ जाता है और ये आपको आपके प्रारब्ध से मिलता है कि चौथे घर में तो है लेकिन कहाँ है, उच्च के हैं, अपनी राशि में है, नीच के हैं, शत्रु की राशि में है। तो सबका अलग होगा लेकिन दुख सबको होगा। ओके ये मैं प्रूव कर सकती हूँ, 100 पत्रिकाएं लाइए, सब में प्रूव करूंगी। हाँ, दुख अलग तरीके का हो सकता है, दैट कैन वेरी। प्रभु श्री राम के भी चतुर्थ भाव में शनि ही थे, माता से दूर वो भी गए, बचपन से दूर रहे, पहले पढ़ने चले गए, फिर विश्वामित्र ले गए, फिर माँ ने ही एक दूसरी माँ ने कॉन्स्पिरेसी कर दी तो फिर 14 साल के लिए बाहर चले गए। तो कष्ट तो उनको भी दिया शनि ने, पर उनके भी शनि उच्च के शनि थे। तो इतने बड़े परिवार और अच्छी माँ ने सब कुछ हुआ, माँ को भी कष्ट नहीं हुआ, लेकिन माँ से कष्ट और माँ से अलगाव तो प्रभु श्री राम को भी शनि ने दिया, तो छोड़ेंगे आपको भी नहीं। पर मैम ये जो प्रारब्ध का जो एक बोला जाता है, ये मुझे लगता है कि ये चीट कोड है। ओके कि अगर हम कुछ ही चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो हम उसको फिर उस व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों से जोड़ देते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है या आपको ये इफेक्ट नहीं दे रहा है तो ये आपके पिछले जन्म के कर्म है, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। कई बार ऐसे होते हैं प्लैनेट्स बहुत बुरी जगह पे बैठे होते हैं लेकिन आदमी बहुत अच्छा कमा रहा होता है, खा रहा होता है, सब कुछ खुशहाल भी होता है। अब और उसी जगह पे अगर मैं देखूं तो 2 जुड़वा बच्चों की कुंडली जो एक ही समय पे पैदा हुए हैं, एक ही माँ से पैदा हुए हैं, उसमें भी उनका भी जीवन बिल्कुल अलग होता है। जबकि कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि वो तो सोल भी एक ही होती है जो कि 2 हिस्सों में बट जाती है। ऐसा नहीं है। आपका पहला प्रश्न था कि ये चीट कोड है। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी, अगर कर्म या प्रारब्ध कुछ नहीं है तो फिर आप मुझे एक आंसर आप देंगे जी। 2 माँ हैं, एक बहुत संपन्न घर की माँ है और एक बहुत ही विपन्न अवस्था की माँ है। दोनों ने एक ही समय पर गर्भ धारण किया। 9 महीने की जर्नी उस सोल की जो अंदर है एक जैसी है, बिल्कुल अंदर सब एक है, पर वहाँ भी क्या फ़र्क है, उसको नाभि से फल का जूस, काजू मिल रहे हैं
और उसको सूखी रोटी, अचार, नमक मिल रहा है। एक कैसे जर्नी फर्क है। उसके बाद पर क्या इस आत्मा ने कुछ अच्छे या खराब कर्म किए थे? उसका पोषण अलग तरीके से क्यों हो रहा है? पहला, फिर गर्भ हुआ और बच्चा हो गया। 2 बच्चे एक बढ़िया हॉस्पिटल में मखमल में ले लिया गया और एक बोरे पर गिर गया। कौन डिसाइड करता है? क्या आपको लगता है प्रकृति इतनी निष्ठुर है कि वो एक बच्चे को ये भविष्य और ये आगमन और एक को वो आगमन दे देगी? या प्रकृति निष्ठुर है या भगवान निष्ठुर है? कौन निष्ठुर है? ये तो बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है। दैट इज इट। यानी कि ना तो उसके उस आत्मा ने अभी तक कोई कर्म किए। लोग कहते हैं ना, हम अपने कर्म से अपनी जिंदगी बनाते हैं। बिल्कुल। उस बच्चे ने क्या कर्म किया था? कुछ भी नहीं। फिर इतना फर्क, इतना डिसबैलेंस क्यों है प्रकृति में? ये ट्रीटमेंट उसको क्यों मिला? इसका एक, अगर मैं साइंटिफिक तरीके से बात करूं तो ये आई थिंक ये हमारी सोसाइटी ने ऐसा बनाया है। अगर हम लोग आज से 1000, 2000 या 15,000 साल पहले चले जाएं, जब अर्ली मैन था, केव मैन था, तब तो सब बराबर थे, एक ही जगह पैदा होते थे, एक ही तरीके से शिकार करते थे। फिर हम लोगों ने सोसाइटी बनाई, उसमें पैसा आया और सब कुछ हुआ। कुछ लोग अमीर रह गए, कुछ लोग गरीब हो गए, पर उससे पहले हज़ारों सालों तक सब एक जैसे होते थे। तो आप कहेंगे एक जैसी होती थी। ये इवोल्यूशन की वजह से हुआ है ना। पर आप ये बताइए कि चाहे कोई भी समय रहा हो, जैसे बंदरों की जो कम्युनिटी होती है उसमें भी एक राजा होता है। हाँ। चींटियों की कम्युनिटी में भी रानी होती है। कुछ वर्कर हैं। तो ये बात गलत है कि पहले नहीं होता था। हर बार हमेशा से नीचे और ऊपर तो है, हर कम्युनिटी में है। ये कौन डिसाइड करता है कौन रानी बनेगी और कौन बोझा होती रहेगी? ये तो दैट इज इट। मुझे लगता है, क्योंकि मैं बिलीवर हूँ, ये भी हो सकता है। मैं कोई भी डिबेट वैसे भी कभी आमंत्रित नहीं करती हूँ। मैं बिलीवर हूँ, तो मुझे लगता है कि आपका प्रारब्ध ज्योतिष में 0 to 4 years बच्चे का प्रारब्ध काम करता है। ओके। आपको किस परिवार में जन्म मिलेगा, कैसा पालन पोषण, दूध पीने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये क्योंकि तब तक आप कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, कर भी नहीं सकते। दैट इज 100% डिपेंडेंट ऑन योर प्रारब्ध, पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे कर्म। क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो बिल्कुल अबोध हैं। उसके बाद 4 से 8 माता के कर्मों पर, ओके, कि आपको अपब्रिंगिंग कैसी मिलेगी, क्या संस्कार मिलेंगे, कैसी माँ मिलेगी, है ना। और 8 से 12 पिता के कर्मों पर, आप कैसी स्कूलिंग होगी, किस सर्कल में मूव करेंगे। पिता अच्छा कमा रहा होगा तो आप अच्छा जीवन जी रहे होंगे, आप कार से स्कूल जाएंगे कि साइकिल से स्कूल जाएंगे। तो 12 के बाद बच्चे का अपना कर्म कह लीजिए या कुंडली जो है वो जागृत होती है। ओके। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, अब वो तो कुछ कर नहीं सकता, तो निश्चित है कि उसके माँ बाप को अच्छा करना होगा, क्योंकि उसका प्रारब्ध है कि वो बहुत आराम से रहेगा। तो कई बार आपने सुना होगा कि ये बच्चा जब से पैदा हुआ हमारे तो वारे न्यारे हो गए, हाँ। हमारा बिजनेस ऊपर चढ़ गया। पहले क्यों नहीं चढ़ रहा था? क्योंकि उसका प्रारब्ध है कि इसको आराम से रहना है। उसके ग्रह कह रहे हैं भाई ये पूर्व जन्म अच्छा करके आया। अब आपके पिताजी को मेहनत करनी होगी, कार खरीदनी होगी, क्योंकि आपको तो ऐशो आराम में रहना है। सो दिस इज व्हाट इज माय आंसर। जब हम ये कहते हैं कि ये जो आज की जेंजी है ना, योलो, यू ओनली लिव वंस, बहुत बहुत गलत चीज़ है जो आप अपने बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं। तभी तो हम संस्कारों से दूर हो रहे हैं। सबको लगता है हम बचकर निकल जाएंगे, जो यहाँ किया वो यही छूट जाएगा। ऐसा नहीं। आपके हर कर्म का जो आपने बीज बो दिया यूनिवर्स में, उसका प्रस्फुटित होना तो निश्चय है। मैं आज मर रही हूँ, मैं आज मर जाऊँ, मुझे पता हो, मैं तो ज्योतिषी हूँ कि मैं तो आज मर जाऊँगी, तो आज मैं अपने मन से
काफ़ी ये सोच लूँ कि आज मैं जितनों का मतलब बुरा करना है कर लूँ, क्योंकि ये जीवन ख़त्म और सब लेना देना ख़त्म, बिल्कुल। तो मैं कर लूँ। तो क्या आपको लगता है सच में ये सब ख़त्म हो जाएगा? अगर मैं किसी का जीवन ले लूँ आज कि मेरा तो ये जन्म ख़त्म और मैं ख़त्म, तो क्या मतलब मेरे इस कृत्य का परिणाम कब और कैसे होगा? प्रकृति में जो पड़ गया उसका प्रस्फुटित होना निश्चित है। जो एक्ट हो गया वो हो गया, और ये मेरा लास्ट डे था, तो फिर क्या होगा? कई बार आप देखते हैं पीढ़ियों की पीढ़ियां अभिशप्त हो जाती हैं। जी। क्यों होती हैं? कोई एक कर्म ऐसा होता है। राजा महाराजाओं के पूरे राजपाट खत्म हो जाते हैं। हो गए, क्योंकि जरूर हम लोग कहते हैं ना वो इतना प्रतापी राजा था, तो फिर मारा भी तो बहुतों को था ना प्रतापी बनने के लिए। खत्म होता चला गया वंश। बाढ़ ही पूत पिता के धर्म। आप धर्म से विरत होंगे तो आपके वंश का अंत निश्चित है। कृष्ण के वंश का अंत हो गया, क्योंकि किया तो कृष्ण, ठीक है वो सत्य के मार्ग पर थे जो भी था, लेकिन गांधारी ने श्राप दिया था कि आपने ये गलत किया तो आपका भी वंश का नाश हुआ। सो कर्म की कहते हैं कि गहना कर्मणो गति ही। राव साहब क्लास में इस बात को बहुत बार बोलते थे कि कर्म एक ऐसे है कि शाम के समय गाय का झुंड, ये पूरा श्लोक है, मुझे याद नहीं अभी आ रहा है। गोधूली बेला तभी होती है कि गाय जब वापस दौड़ती है तो धूल उड़ती है, तो वो ऐसा मौका होता है कि उस वक्त बहुत साफ कुछ नहीं दिखता है। बिल्कुल, क्योंकि ये पहले की बात है। तो वो कहते थे कि गोधूली में 100-200 गायों के झुंड में भी गाय का बच्चा अपनी माँ को खोज लेता है। बस कर्म वैसे ही आपको खोज लेते हैं, कितना भी भीड़ में छुप जाएगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, तो बचता कोई नहीं है तरुण। और आई थिंक इसको समझना चाहिए, ये जीवन इतना सरल नहीं है और इतना कैजुअल नहीं है जितना हम सब ले रहे हैं। बिल्कुल। इस ब्रह्मांड में कुछ भी का मतलब कुछ भी रैंडम या एक्सीडेंटल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो साइंस भी मानती है। सब कुछ नियत है, सब कुछ नियत है। और जो भी आपके जीवन की घटनाएं होती हैं, आपको लगता है आज ऋचा जी आएंगी, फिर हमसे बात होगी, कल दूसरे का पॉडकास्ट है, आपको तो यही लग रहा है मैं आज आई हूँ। मैं तो आपसे मिल चुकी हूँ, ये घटना हो चुकी है, ये रीप्ले है। छोटा बच्चा होता है ना, कंप्यूटर गेम है, वो खेलता है तो उसको लगता है कि वो इस लेवल पे पहुंच गया, उसने इसको मार दिया, लेकिन वो तो गेम बनाने वाला पहले वैसा ही गेम बना चुका है। एक तरह से रिप्ले है। वो बच्चा खेलता है, उसको लगता है मैं कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे। एंड दिस थियोरी इज बीइंग प्रूवन बाय लॉर्ड श्री कृष्णा। जब अर्जुन ने कहा कि भाई नहीं मारूंगा, नहीं मार, तो उन्होंने कहा भाई क्या समझते हो तुम अपने आप को? तो पहले भी हो चुका है। क्या मतलब मेरे पास शक्ति का कम है? एक पलक झपकाते खत्म कर सकता हूँ ये युद्ध अभी इसी वक्त, मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन तुम निमित्त हो, तुम्हें कर रहा है तो करवाऊंगा तो तुमसे। तो जब इतना नियत है तो हम और आपका मिलना आज के दिन ऐसे ही लिखा था। आपकी टीम बहुत समय से मुझसे बातचीत कर रही थी जी, तो भाई आज क्यों मिल रहे हैं? तभी मैंने क्यों नहीं मान लिया था, या मैं तब क्यों नहीं आ गई थी? नहीं, क्योंकि वो क्षण तो डिसाइडेड था ना। जी। तो ऋचा जी मुझे एक चीज़ बताइए फिर, जो आपने बहुत प्यारी बातें कर दी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, हम आज की एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्यों ना बात करें फिर? जी जी बिल्कुल, मैं तो आज भी इंटरेस्टेड हूँ। आज की एस्ट्रोलॉजी कहाँ जा रही है? देखिए पहले ये कहाँ जा रही है और कहाँ गलत जा रही है कि ये ज़रूर बात करिएगा। एक सेमिनार हुई थी मोदी नगर में जी, वहाँ पर अनिल वत्स साहब थे, हरीश रावत जी और एक चंद्रशेखर शास्त्री जी, उन्होंने करवाई थी, और भी कई देश के बड़े ज्योतिषी थे। मैं भी आमंत्रित थी और मैं गई। तो उसमें जो टॉपिक था वो था एस्ट्रोलॉजी की दशा और दिशा पर मंथन। बताइए, जो लोगों की दशा और दिशा बताती है उसी की दशा और दिशा का। तो वो सारे लोग बोलने लगे कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। तो जब मेरा मौका आया तो मैंने कहा आप सब मनीषी हैं और उम्र में मतलब पिता तुल्य हैं बहुत लोग मेरे लिए। तो मैंने कहा कि इतने मूर्धन्य विद्वानों ने एक ने भी ये बात नहीं की
कि इस हाल पर ज्योतिष पहुंची कैसे। हाँ, पहुंचाई तो हम लोगों ने ही है। दैट्स इट। हमने कहा जो हम पहुंचाने वाले हैं आज वही कह रहे हैं कि दिशा खराब है, दशा खराब है, ज्योतिषियों को बदलना होगा। ओके। हम क्या करते हैं कि जब हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है तो कहते हैं ना कि हमऊ कहब अब ठकुर सुहाती, मतलब मैं भी अब वो बोलूंगा जो इसको पसंद है। बस यहाँ खेल खत्म हो जाता है। आपको लगा आया, आपने कहा अरे आपकी कुंडली बहुत बढ़िया है, राजयोग है, ऐसा है वैसा। अब वो आदमी क्योंकि एक साइकोलॉजिकल गेम में फंसा हुआ है आपके सामने, वो यही सुनना चाहता था और आपने वो कह दिया, आपके पैसे भी बन गए, उसने आपको प्रणाम भी किया और वो चला गया। पर क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था, हुआ कुछ नहीं, क्या हुआ, आपने एक और नॉन बिलीवर संसार में छोड़ दिया। तो क्या ज्योतिषी को ब्लंट होना चाहिए? ऑफ कोर्स, मैं आपको वही बता रही हूँ। ब्लंट से मतलब है बहुत संवेदनशील ब्लंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं भी नहीं हो भाई तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं, बर्बाद हो तुम। दैट्स इट। ये तो कहना पाप है, क्योंकि ये भी कहते हैं कि किसी की दरिद्रता और किसी की मृत्यु को आप ब्लंटली नहीं कह सकते। अब आप सूरदास कहो तो अच्छा है, अंधे कहो तो बुरा है, शब्दों की मर्यादा रखें, लेकिन आप इतना अवश्य कहें कि बितको भाई 10 में से 4 की कुंडली है, अच्छा 10 में से 5 की कुंडली है, 10 में से 8 की, लेकिन इसको 10 में से 5 तो पूरे हम बना देंगे। मतलब अगर आप 3 पर हो तो हम 5 तक ले जा सकते हम हैं। 5 तक ले जाएंगे, कोशिश करूंगे। लेकिन अब आप सोचो 10 पर ले जाएंगे तो भाई मेरी ना है, बाकी और कोई ले जाए तो फिर हाँ है। भगवान नहीं है। मैं भगवान नहीं हूँ, पर मैं आपके 3 को 3.5 4 पर आपकी फ्री विल इस्तेमाल कराकर, कर्मा अलाइनमेंट कराकर पहुंचाऊंगी। ठीक है, ये मैं कहूंगी। जैसे किसी ने कहा मेरा विवाह होगा, तो मैं बहुत स्पष्ट कह देती हूँ, अगर मुझे दिख रहा है कि भाई नवांश में स्थितियां अच्छी नहीं हैं, नवांश में अगर लग्न मुख पर केवल और केवल दुष्ट ग्रहों का प्रभाव होता है तो विवाह नहीं होता। दैट इज डिनायल ऑफ द मैरिज। ओके। तो अगर अब वो मुझे दिख रहा है और वो बेचारा पूछ रहा है तो बताइए मेरे पास धर्म संकट की स्थिति होती है, तो उस वक्त मैं ये कहती हूँ कैलकुलेशन करके, और मैं ये कहती हूँ कि ये साल मैं आपको दे रही हूँ 2 या 3 जो भी विंडोज निकल कर आती है, कि भाई कुछ सिल्वर लाइनिंग मुझे दिख रही है, जुपिटर की दृष्टि है, कुछ है, तो मैं आपको अगर ये निकल जाए तो फिर अकेले रहना चूज कीजिए। ओके। दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। वो एक तरीका आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कैसे उसको बुरी खबर भी ऐसे दी जाए कि उसको अच्छे से, और ऐसे कि उसको, उससे पहले मैं इतना ज्योतिष के बारे में उसकी इतनी मेंटल कंडीशनिंग कर देती हूँ कि वो खुद कहता है मुझसे आप सच बता दीजिए, क्योंकि वो 40 साल का हो चुका, उसको भी समझ आ रहा है कुछ तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है, क्यों नहीं बन रही बात, क्यों नहीं बन रही बात, पर सब कह रहे होगी आज इस साल होगी, अगले साल होगी, 6 महीने में होगी। तो अब वो पजल्ड है, और पता नहीं ईश्वर की कुछ ऐसी दया, मेरे पास वही आत्माएं आती हैं अच्छा, जो 10-20 साल कुछ औरों के पास जाकर बहुत पजल्ड होते हैं, और शायद वो उस समय मेरे पास आती हैं जब वो सच सुनना चाहती हैं। ये शायद मेरे ऊपर ईश्वर की दया है। ओके। तो जब मैं उससे कहती हूँ तो वो कहते बस आप सच बता दीजिए, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था आप सच कह रही हैं। सो ऐसा मैं करती हूँ, मतलब मैं बहुत शुगर कोटिंग नहीं करती। ओके। तो ज्योतिष का रोल क्या है मैम मेरी लाइफ में? गाइडिंग फोर्स। दैट्स इट। कब क्या कैसे होगा इसको आप अपनी बेस्ट एबिलिटी से, और वही जो मैंने कहा कर्मा अलाइनमेंट, ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करते हुए आप किस तरह डूज एंड डोंट्स को पा लेते हैं। ज्योतिष का ये नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, ये बहुत छोटा पार्ट है, मतलब प्रिडिक्टिव है बहुत बड़ा पार्ट, लोग तो इसीलिए समझते हैं, बट मेरा मानना है कि ये तो आपके पूरे लाइफ का नॉर्थ स्टार है। पूरा एक चार्ट बना के दे सकते हैं हम आपको, गूगल मैप है आपका, कब कौन सा टर्न आएगा, कब कौन से ट्विस्ट आएंगे, कैसे निकलना है, गाड़ी को कब स्लो करना है, कब भगा देना है। आई कैन गिव यू लाइक होल पाथ, सो गो फॉर दैट पाथ। ओके। नॉट फॉर, क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊं, प्रिडिक्शन का फलित का जो मतलब गुण है वो भी तो कम ज्योतिषियों को मिलता है, क्योंकि आपकी पत्रिका में
फलित होगा आपसे अच्छा, इसके तो पहले योग होने चाहिए ना। ज्योतिष एज अ सब्जेक्ट आप भी समझ सकते हैं, 2 और 2 4 मैथमेटिक्स है। पर जब ये आप कहते हैं कि 2 और 2 4 से ये बनकर निकलेगा, और यहाँ पर हमेशा ज्योतिष में 2 और 2 3 और 5 होते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि शनि की चतुर्थ की पोजीशन पर आप नहीं बोल सकते हैं किस स्थिति में चतुर्थ में है, इसके क्या कॉम्बिनेशंस हैं। ओके, सो दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। वो बहुत ज्ञानी लोग कर पाते हैं, ठीक है, सिद्ध लोग कर पाते हैं। सो फलित ना भी हो आपसे अच्छा कोई बात नहीं, यू कैन प्रोवाइड द क्लाइंट अ बंच ऑफ पॉसिबिलिटीज। ओके, ये बेस्ट यूज है कि हमने देखा, हमने कहा हमने आपको 4 करियर, चलो एक में माना मेरी एक्सपर्टीज नहीं आ पाई इतनी कि मैं एकदम ये बता दूं कि ये बच्चा ये हाँ, कि जैसे आपने ये समझ लिया कि इस बच्चे का क्रिएटिव पार्ट अच्छा है, 10-12 साल का बच्चा, तो आप ये तो उनको कह सकते हैं कि भाई इसको आप मीडिया में डाल सकते हैं, फाइन आर्ट्स में डाल सकते हैं, आप इसमें डाल सकते हैं, म्यूजिक में जो भी आपको उस वक्त क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ें समझ में आती हैं। अब हो सकता है कि वो बच्चा म्यूजिक में चला जाए, मीडिया में देखिए शार्प ज्योतिषी तो ये भी बताएगा कि आप यही करेंगे। अच्छा, इतना तक बताया, पिन पॉइंट करके बताया जा सकता है? बिल्कुल, आप अगर अच्छे से मैं काम कर ये एक्टर ही बनेगा पत्रिका, बिल्कुल अगर मैं अच्छे से काम कर दूंगी तो मैं ये कहूँगी आप यही बनेंगे, क्योंकि जब लोग आते तो कहते हैं आप इस फील्ड में, तो लोग कहते हैं हाँ, लाइक दैट। सो उतना तो हम कर लेते हैं। पर चलिए आप एवरेज पर भी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं एवरेज हूँ, नो नेवर, क्योंकि ज्योतिष में तो सभी पढ़ रहे हैं, शिक्षक है, ओ सॉरी शिक्षक कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स हैं, सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, पर हमने जो पढ़ लिया वो आपको बता रहे हैं। सो आप ठीक है, आप इतना ना करें, लेकिन आप इतना कर सकते हैं तो आप उस बच्चे का बहुत समय बचा सकते हैं। ओके, क्योंकि आपने पेरेंट्स की एक मेंटल कंडीशनिंग कर दी कि भैया हर बच्चा इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, ये आईएएस नहीं बनेगा, ये बनना है इसको। बिल्कुल। मेरे पास एक चार्ट आया तरुण जी, और उसमें था कि उन्होंने जैसे ही चार्ट दिखाया, आके लोग टेस्ट करते हैं आपको, ज्योतिषी का रोज इम्तिहान चलता है, तो उन्होंने कहा मैडम बताइए ये बच्चा क्या करेगा। तो मैंने कहा ये फाइनेंस का चार्ट है। उन्होंने कहा नहीं ये तो कंप्यूटर में कुछ कर रहा है। मैंने कहा ये फाइनेंस का चार्ट है। अगर आप इसे कंप्यूटर करवाओगे सब, आप जो भी कह रहे हो, तो फिर मैंने जब बात की उन्होंने मैंने कहा देखिए ये टेस्टिंग मत करिए, ये बच्चा फाइनेंस में ही करेगा और करना भी चाहता है अभी जो भी कर रहा हो। तो उन्होंने कहा जी हमने अमेरिका भेज दिया इसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, अब हर सेमेस्टर में ये कहता मैं छोड़ दूंगा, 1.5 साल हो गया, वो कह रहा है मुझे फाइनेंस में मैनेजमेंट करना है, फिर खुद कबूल है। अब मेरे इतने पैसे खराब हो रहे हैं, अब वो कह रहा है मैं फाइनेंस में ग्रेजुएशन करूंगा और फिर उसी में वो करूंगा, तो मेरे बहुत पैसे नुकसान हो गए। आप ज्योतिषी से पूछ लेते तो आपके पैसे, बच्चे का समय दोनों बचा सकते थे। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो कितनी बार कुंडली दिखा लेनी चाहिए वैसे? मैं कहूँगी 12 से 14 वर्ष के बीच में ओके, एक बार बच्चे की पत्रिका अवश्य दिखा लीजिए, और एक बार दिखाइए 5 से 7 के बीच में, जिसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जाता है। मैं नहीं करती हूँ, पर मैं आपको बच्चे की मतलब ये किस मिट्टी का बना है मैं वो समझाती हूँ। ओके, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ग्रह अर्थ त्रिकोण में है, काम त्रिकोण में है, इसमें है, किस में है, इसका मेंटल जो एक मतलब मैपिंग है वो कैसी है, इसको आप कैसे हैंडल करें, तो आपकी पेरेंटिंग में बहुत लाभ हो जाता है, आप बढ़िया रेस कर पाते हैं बच्चे को। और उसके बाद 12-14 में जब स्ट्रीम चुननी होती है, 2 गुड टाइम्स, रेस्ट योर विश, दैट्स इट। आप बच्चे अच्छी पेरेंटिंग करते हैं। बिल्कुल। जब मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत जिद्दी होगा, तो आपको पता है कि इसकी जिद पर आपको थोड़ा सा अंकुश लगाना है, या आपको इस तरह से इसको हैंडल करना है कि इसकी भी बात रह जाए और मेरी भी रह जाए। तो शुरू से उसको एक दोस्त की तरह रेस करो कि भाई एक बार आपकी मानेंगे, एक बार आप मेरी मानेंगे। तो बचपन से जब ये चीज़ हो जाती है तो बच्चा धीरे धीरे करके एडजस्टिंग हो जाता है। सो आई थिंक आई हैव गिवन सच एडवाइसेस। 24 साल हो गए हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैम जैसे अगर मैं आज से 150 साल पहले चला जाता हूँ जी, उस टाइम पे सिर्फ राजा महाराजा के पास ही ज्योतिष होते थे, ठीक है, बाकी सब लोग पैदा होते थे। आई डोंट थिंक कि उस समय कोई ऐसा समय लिखा जाता था या कि भाई इस टाइम पैदा हुआ, इसकी कुंडली बनाओ, कुछ ऐसा नहीं होता था। दुनिया तब भी अच्छे से चल रही थी, मुझे लगता है पहले ज़्यादा अच्छे से चल रही थी। ऑफ कोर्स।
तो अब हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम ज़्यादा लालची हो चुके हैं। अच्छा। हम बहुत स्वार्थी और लालची हो चुके हैं। हमको प्रकृति के न्याय पर और कार्य करने की प्रणाली पर भरोसा नहीं है। ओके। हम ज्योतिषी के पास इसलिए थोड़ी जाते हैं कि वो हमारा भविष्य बताए, इसलिए जाते हैं कि जो हो रहा है उसको बदल दे। एंड जब आपकी अप्रोच ही गलत है तो फिर सही निर्णय कहाँ से आएगा? ज्योतिषी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले कहते हैं, आपने कहा ये अच्छा नहीं है। मेरे जैसा ऑनेस्ट ज्योतिषी होगा वो ये कह देगा ये भाई पार्ट आपकी लाइफ में अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अगला प्रश्न उसका होगा इसका उपाय। तो मैं हमेशा कहती हूँ अगर हर चीज का उपाय होता तो कर्म के इस पूरे विधान को गढ़ने की आवश्यकता ही क्या थी? हम कुछ भी करते और कुछ भी करके बच के निकल जाते साइड की लेन से। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको यहां से इस गली से तो गुजरना होगा। अब वो गली हम आपके लिए, बस वही जो मैं कहती हूँ, थोड़ा मैं आसान कर दूंगी कि भाई इधर मत टकराओ उधर मत टकराओ, चलो थोड़ा निकाल देंगे, दैट इज इट। बट जैसे ही वो कहता है उपाय बताओ, फिर ज्योतिषी का लालच जागता है। फिर वो कहता है कि अब किया जा सकता है काम, रत्न पहन लीजिए। वैसे ये रत्न वगैरह कुछ काम करते हैं? देखिए मैं कहूँगी कि काम अगर करते भी हो, मुझे लगता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रत्नों का अच्छा योग हो सकता है। ओके। काम कर सकते हैं, पर फिर वो बिल्कुल सुच्चा या पवित्र रत्न होना चाहिए, जो भी आजकल नहीं मिल रहा है। आप हीरे की जगह कांच पहन लो, मतलब आप देख रहे हैं हीरे के इतने बड़े व्यापारी पकड़े गए। अब क्या पता वो लैब ग्रोन पहना रहे थे कि असली, यू नेवर नो। और मैं किसी के पैसे भी खर्च करा दूँ। एंड जब मैं ये जान गई हूँ और मैं ये जानती हूँ कि इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं जानती हूँ। अच्छा, मतलब कोई ऐसा बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंज नहीं आया? किसी को मिलवाइए मुझसे, जो हर आदमी कहता मैडम नहीं कुछ खास तो नहीं पड़ा, मैं कहती फिर क्यों पहने हो? एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है अमिताभ बच्चन साहब का कि उन्होंने बहुत बर्बाद थे, नीलम पहना, बल्कि 2 पहना उन्होंने। मैं इस पर वही कहूँगी आपसे कि फिर अमिताभ बच्चन जी ने फिर नीलम कहीं से बढ़िया ओरिजिनल ही लिया होगा। हाँ। वो उनके लग्नेश हैं शनि, बताया होगा किसी ने। यहाँ पर एक और दुविधा है जिस पर मैं आऊँगी। तो अगर ज्योतिषी का जो कॉन्शियस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, या जितना आप कह रहे हैं उतना तो नहीं पड़ेगा, 19-20, और आपके 2-4 लाख खर्च करवा रहे हैं, तो फिर आप महापाप कर रहे हैं। वो आदमी तो बेचारा वैसे ही परेशानी में है। फिर आपकी गिनती, आपकी इस कृत्य की गिनती महापाप में होगी कि उसने तो आप पर भरोसा किया। तो मैं इससे बाहर रहना चाहती हूँ। 24 सालों में मैंने एक भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैंने कोई रत्न बताया। हजारों के उतरवा चुकी हूँ। उतार दो बेच के, हाँ, उतार दो बेच के, पैसे घर पे रख लो, आप ऐसे ही रहेंगे या इससे बेटर हो जाएंगे। लोगों ने कहा डर रहे थे मैडम उतारने से, आपकी बात का ट्रस्ट किया, उतार दिया, एंड रिजल्ट्स आर वंडरफुल। अमिताभ जी की जहाँ तक बात है, एक तो उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया होगा। मैं हमेशा कहती हूँ सच्चा रत्न तो काम करेगा। ओके। मिलते नहीं हैं और फिर आपका बहुत पैसा जाता है, जो कि मैं चाहती हूँ ना जाए। देखिए पुखराज का काम एक हल्दी का टुकड़ा कर सकता है। ओके। तो आपको क्यों पुखराज लेना है? हाँ, पुखराज भी अगर आप थोड़ा सा भी अच्छी क्वालिटी का लेने जाओ तो 70-75 हज़ार, और वो भी आपको नहीं पता है कि अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। मैंने अभी आपकी, देखिए मैं आपको एक बहुत हंसी की बात बताती हूँ। एक बहुत बड़े ज्वेलर हैं और वो मुझे हर महीने एक मैसेज करते हैं, मैडम बताया करिए रत्न। मैं कहती आपको पता है मैं नहीं बताऊंगी, आपकी प्रैक्टिस फ्यूटाइल है। तो फिर भी वो हमेशा, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप सच बताइए ये इतने महंगे होते हैं क्या, आप मुझे सच्चाई बता दो। तो हंसे बहुत ज़ोर से। उन्होंने कहा कि बाहर रुकने वाली गाड़ी की कीमत से हमारे रत्नों की कीमत होती है। अच्छा, मैं इसके बारे में, मेरे पास भी एक वो था, मेरे पास एक जेमोलॉजिस्ट आए थे, उनका काम ही है जेम्स बेचना। कह रहे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो हमसे स्टोन लेके जाते हैं, वो स्टोन नहीं होता, वो कांच होता है। दैट्स व्हाट आई एम ठीक है, और कह रहे हैं उसकी कीमत जो होती है वो 14 से 15 रुपए के बीच की होती है, और वो बेचा जाता है 2 लाख 2.5 लाख रुपए का, लाखों का। महापाप की श्रेणी में है ये, छोटा मोटा नहीं। आपको ब्रह्म हत्या जैसा
पाप है ये, कि आप जो खुद परेशानी में आया था, आपने उसकी मानसिक स्थिति से खेला, इस विद्या का अपमान किया, तो आपने महापाप किया। और मैम सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ज्योतिष जानते हो, आपको पता है कर्मों का खेल क्या That is है। it. जानबूझ के की गई गलती और ज्यादा बड़ा पाप है। यही मुझे कष्ट है आज की ज्योतिष से। अगर मैं गलती से कोई गलती कर दूं तो कोई ठीक बात है, वो नहीं, मेरी गलती है। इग्नोरेंस है। पता नहीं था, पर मैं कर्मों पर प्रवचन करूं और फिर अपने कर्म ये करूं, इसीलिए मैंने कहा कि आपके चैनल से मतलब ये खुली उद्घोषणा है कि कोई एक क्लाइंट कह दे कि मैडम ने मुझे बताया था, मैं कहती हूँ भैया ना जानती हूँ, ना बताऊंगी, ना किसी ज्वेलर को जानती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि पहनना ही है, शौक है, तो कौन सा पहन लें, लेडीज वो भैया इसकी अच्छी अंगूठी बनवा लो, पहन लो, इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। सो मतलब वो उनकी चॉइस है, बट अदरवाइज पर्पसली नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर पुखराज No. पहन लिया तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो एक तो ये, और दूसरा जो मेरा एक और कष्ट है समाज से, वो ये है कि अगर अमिताभ बच्चन जी 2 नीलम पहनते हैं एक उंगली में और सबको दिखाई पड़ रहा है, और उसके बाद वो कहते हैं कि ये ऐसे ही रखा हुआ था और घर में अंगूठी थी बाबूजी की और मैंने वो पहन ली, ये गलत है। फिर आप ज्योतिष का जब भरोसा करते हैं तो समाज में क्यों नहीं कहते कि मैं बिलीवर हूँ, यहाँ किसी ने बोला मुझे, मैंने पहना और मुझे फायदा हुआ, फायदा तो आपको टेस्टिमनी देना चाहिए इस विद्या की। बिल्कुल। तो क्या करते हैं जो बड़े लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं हमको अंधविश्वासी ना माना जाए, कहीं हम इस लीग में तो नहीं आ जाएंगे कि भाई ज्योतिष मानते हो। करते सब है, करते सब हैं। तो मुझे इस समाज से भी शिकायत है कि अगर आप करते हैं तो इस विद्या की टेस्टिमनी दीजिए, इस विद्या के लिए बहुत फायदा होगा, बिल्कुल लोग इस पर भरोसा करेंगे। आप कहते हैं पोलियो की 2 बूंद, आप पोलियो को बाहर भगवा सकते हैं अमिताभ बच्चन जी, तो अगर ज्योतिष की बात करते हैं कि होता है भाई, होता है, तो फिर मुझे तो फायदा हुआ, इतना ही बोल दें, बहुत है। तो ज्योतिष की टेस्टिमनी ऊपर जाती है। तो मैम ज्योतिषी, अगर जैसे आपने मुझे 2-3, आपने शुरू में 3 वो बताए थे, एक मंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया था, अगर आप बोल रहे हो कि इतना पावरफुल ये ज्ञान है, तो हम क्यों ज्योतिष प्रिडिक्ट नहीं कर रहे भाई, अब भूकंप आने वाला है, क्यों हजारों लोगों की जान बच जाएगी, क्यों कोरोना के बारे में नहीं बताया जा रहा है, आने वाली महामारी के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? देखिए क्या है ना कि सही बात तो ये कि जैसे मैं बहुत क्लियर कह रही हूँ, मैं मंडेन पर काम नहीं करती, आई हैव नेवर एवर डन, मैं केवल होरा में हूँ। ओके, जबकि पहले आई थिंक मंडेन पे ज्यादा काम करते थे जब राजा महाराजाओं के टाइम पे, अब बारिश होगी, अब ये हाँ, होगा, वो इसीलिए क्योंकि तब इन चीजों की ज्यादा जरूरत थी। युद्ध का क्या मुहूर्त होगा, कौन से पार्ट में आप चढ़ाई कर दो, है ना, जहाँ विजय लिखी है, वो सब होता था मंडेन। भूकंप वगैरह, क्योंकि अभी तो क्या है कि भूकंप की उद्घोषणा आपके और डिपार्टमेंट में है, वो भी कर सकते हैं, है ना, सुनामी की कर सकते हैं, सुनामी की कर सकते हैं, भूकंप का तो किसी को पता नहीं। तो दैट इज व्हाट, अब जैसे कहते हैं कि भाई वृश्चिक राशि में केतु मंगल एक साथ जब गोचर करते हैं तो भूकंप आते हैं, ठीक है। फिर एक विधि होती है जिसको हम कहते हैं कि मतलब मंडूक विधि होती है, कछुए जैसी एक आकृति को समझ लीजिए विश्व के मैप पर रख दिया जाता है, फिर कैलकुलेशंस होती है, तो पार्ट निकल के आ जाता है कि इस पार्ट में आएगा, ओके, वो दिशा पता चल जाती है, वो रीजन पता चल जाता है। सो ये किया जा सकता है, जो लोग इस पर काम कर रहे हैं उनको करना चाहिए। पढ़ा मैंने भी है ये, पर मैंने कभी किया नहीं, और इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि मैं कहूँ नहीं मैं वो भी जानती हूँ। मैं कहती हूँ मतलब मास्टर ऑफ वन वाली बात है मेरी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन पे मैं विश्वास नहीं करती। होरा पर ही अगर अपनी मास्टरी भी कर लूँ या ईश्वर मुझे थोड़ा और ब्लेस कर दे तो मैं कृतज्ञ हूँ। सो मैं संहिता पर काम मैंने नहीं किया, मंडेन पर मेरे प्रेडिक्शंस नहीं हैं, लेकिन हाँ अगर मुझे किसी की सही पत्रिका मिल जाती है तो मैं मोदी जी पर बहुत प्रेडिक्शंस कर चुकी हूँ, ऑन टीवी किए हैं मैंने, और मैंने इतना तक उनकी पत्रिका को देखकर एक चैनल पर कहा था कि स्त्रियों के सपोर्ट से जीतेंगे। अच्छा। और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में जब वो जीते तो एक पूरा बहुत बड़ी रिसर्च आई थी कि वुमेन वोट ज़्यादा मिला इनको, कि ये जब निकल कर आया कि व्हाट वाज द फैक्टर, तो मतलब उस चैनल ने मुझे कहा कि आपने कमाल कर दिया, आपने ये भी बताया था कि कैसे जीतेंगे, और ये उन्होंने मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की पूरी कटिंग काट कर भेजी थी ओके, कि यही फैक्टर था जो आपने बहुत पहले 2 साल पहले कह दिया था।
मैंने 2 साल पहले कंगना के लिए कह दिया था 2021 में उसकी पत्रिका को देखकर कि ये इस समय पॉलिटिक्स में आ रही है। पॉलिटिक्स में जीत भी गई। बताया ही था मैंने, मेरा वीडियो है, रिकॉर्डेड है, तो ये नहीं हो सकता कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि पर मुझे पत्रिका सही मिल जानी चाहिए, समय और वो पता होना चाहिए, इसीलिए मैं सब पर नहीं करती। मैम एक चीज़ और बता दीजिएगा, आजकल ना बहुत ज्योतिषी कहते हैं कि भाई आप बोल रहे हो कि समय किस समय पैदा हुआ है, किस तारीख को पैदा हुआ है और किस जगह पैदा हुआ है, उसके बिना आप कुंडली नहीं, मैं नहीं बना सकती, पाराशरी नहीं कर सकती उसके बिना। कुछ लोग कहते हैं कि बिना आपका टाइम नहीं पता हो नाड़ी ज्योतिष तो भी बन सकती है आपकी कुंडली। नाड़ी ज्योतिष जो है वो काम करती है राशि पर। ओके। वो कहते हैं कि जिस राशि में ग्रह है बस सारी कैलकुलेशन उससे होगी, पर उसके लिए तो समय और वो पता होना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि आज हम पैदा हुए, ठीक है ना, अब आज की स्थिति आपने कंप्यूटर पर डाल दी, ठीक है, तो आपने देख लिया कि चंद्रमा सिंह राशि में है, बृहस्पति इसमें है, वो इसमें है, जो भी हुआ देख लिया, बस फिर आपने उसकी पत्रिका बना दी। बृहस्पति को लग्न बना देते हैं वो लोग, अच्छा, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है। ओके। सो वो उसको उसका लग्न मान लेते हैं कि यही जीव है। ओके। देखिए, मैंने अपनी ज्योतिष को काफ़ी एथिकल ग्राउंड से हिलने नहीं दिया। ओके। आज तक मैंने अपने परिवार में भी किसी को बच्चे के जन्म का समय चूज करके नहीं दिया है। अच्छा, आजकल तो होने लग गया है कि जी, लोग आते हैं तो मैं कहती हूँ कि ये प्रकृति के काम में बहुत बड़ी दखल है। अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। जब आप चूज करते हैं तो अक्सर डॉक्टर दिन का टाइम चूज कर रहे हैं, दिन में करते हैं वो कि आप 3 बजे तक करा लो, 2 बजे, सुबह 10 बजे करा लो। अब आप क्या कर रहे हैं, अगर ये चल पड़े प्रथा, ये सब चूज करने लगे, तो भाई आगे के 10 सालों में किसी का सूर्य चतुर्थ भाव में होगा ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो रात को पैदा तो फिर यानी कि डिसबैलेंस इन द सोसाइटी आप सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म पर जाइए, खेल नहीं है ज्योतिष। बिल्कुल। 12 बजे 2 बजे वाले बच्चों का क्या होगा, तो सूर्य चौथे तीसरे भाव का होगा ही नहीं, सब एक जैसे लोग होंगे। तो पर मैम ये तो फिर प्रारब्ध कहाँ गया इसमें? दैट इज पहली चीज ये। अब इस पर मैं आपको इतना जरूर कहूंगी कि आप लाख समय चूज कर लीजिए, और जब जिसको आना है उसको तभी। डॉक्टर उस दिन कह देता है, जैसे एक थे कोई ज्योतिषी हैं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया था, तो उस दिन डॉक्टर को लूज मोशंस हो गए थे। अच्छा। और वो 2 दिन तक खराब रहा और तीसरे दिन उनका बच्चा हुआ। सो फिर प्रारब्ध अपना खेल फिर ऐसे खेलेगा। हाँ। ये फिर आपकी चीजें विफल होंगी। सो मुझे लगता है कोई नहीं चूज कर सकता है, उस बच्चे को शायद ऐसे ही आना था, ये भी उसके प्रारब्ध होंगे। और आई थिंक जो ऐसे आते हैं चूज करते हैं टाइम, वो अक्सर सर्जरी के लिए करते हैं, तो फिर केतु चंद्रमा मंगल ये सब थोड़े पीड़ित हो जाते हैं। सो ये आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। उसका जो नेचुरल टाइम है, जो नेचुरल प्रोसेस है, आप प्रोसेस नॉर्मल रखिए। उसके बाद अगर उस वक्त जरूरत लगती है कि नॉर्मल से नहीं हो सकता, ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा जैसे पहले होता था, बिल्कुल, तो कर लीजिए, बट डोंट डू दैट। समय मतलब प्लान करके मत करो, नियति से मत खेलिए मत। ये हम सृष्टि से खेल कर हमने सुनामी और ये सब देख रहे हैं। सो अब आप ज्योतिष से खेलना शुरू किया आपने, तो अब आप देखिए इसका क्या परिणाम होगा। बिल्कुल, यू शुड नॉट। तो हमें ये जो रेमेडीज में बिलीव नहीं करना चाहिए। देखो, मैं आपसे ये कहती हूँ कि रेमेडी का एक बड़ा पार्ट है, जैसे कि और पुरातन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किस तरह की रेमेडीज होती थी? ईश वंदना का सबसे ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि पारशर होरा शास्त्र में मंत्र जाप। देखिए क्या है कि पहली बात तो ये कि कोई भी ग्रह खराब नहीं है। बिल्कुल। अगर जब आप राहु को बोलते हैं गुरु चंडाल योग, मैं पसंद नहीं करती, मैं इसको बस गुरु और राहु की युति कहूंगी। अच्छा, क्योंकि राहु भी तो विष्णु जी, ये 9 ग्रह विष्णु जी के अवतार हैं। ओके। सारे के सारे ये बृहद पारशर होरा शास्त्र के प्रथम अध्याय में है। अच्छा, ठीक है, कि मैत्रेय जी ने पूछा पारशर जी से कि क्या है ग्रह, कैसे हैं, तो उन्होंने कहा, विष्णु जी ने कहा कि भाई ये मेरे ये सब हैं, तो सूर्य राम है, कृष्ण ये है, ये सब वराह राहु है। ओके। तो आप उसको चंडाल और ये सब, विष्णु जी को आप चंडाल कह रहे हैं, डोंट से दैट। ये सब उन्होंने इस प्रकृति को इजी करने के लिए।
कि मैं हर जगह हर समय नहीं हूँगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो उन्होंने कहा मैं उस रूप में बैठ जाऊंगा जाकर वहां पर, और आपको दंड और पुरस्कार सब मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, एक चिप डाल देंगे आपके अंदर। सो हर ग्रह श्री हरि विष्णु का अवतार है। शनि से तो सबसे ज़्यादा डराया जाता है। शनि से क्योंकि हमें भी तो सबसे ज़्यादा बचपन में मैथ्स के टीचर से ही डर लगता था ना। हाँ। क्योंकि हमें जो सब्जेक्ट आता नहीं है उसी से डरते हैं। तो बस शनि अच्छे कर्म आप करते नहीं हैं और आपको पता है ये कर्मों के फलदाता हैं, बिल्कुल। तो बस आप सबसे ज़्यादा उसी से डरते हैं। शनि से भी नहीं डरना चाहिए, एक्चुअली किसी भी प्लेनेट से नहीं डरना किसी से नहीं, आपके अपने अच्छे कर्म, आपने तो बहुत अमेजिंग रेमेडी बता दी कि बस इतना ही करना है। बस इतना करना है, नथिंग एल्स। फिर सबसे जो बड़ी होती है वो जो राव साहब कहते थे, तो गुरु बचनों को रिपीट कर देती हूँ, विष्णु सहस्रनाम महा उपाय। अच्छा। एक उपाय और 100 बाधाएं दूर, क्योंकि वो कठिन है आज के समय में, संस्कृत का उच्चारण वगैरह। आज के समय में मैं कहूँगी कि नीव करोरी वाले बाबा के मंत्र को याद रखिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। अच्छा। जीवित अवस्था में भगवान यहाँ पर है, ठीक है, अमर है। सीता जी ने कहा जाइए अमर कर दिया, आप अजर अमर हो जाओ आप, तो वो हो गए। सो यहाँ है, सरल है, अपनी रोज की भाषा में है, पढ़िए। और मिले जुले तो सीताराम कह दीजिए, राम राम कह दीजिए। राम का नाम पता नहीं कब आपको हनुमान जी घूमते मिल जाए। बिल्कुल, राम का नाम सबसे बड़ा है, और ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, इससे बड़ा कोई नाम नहीं, कभी हुआ ही नहीं, ना होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी ही अलग है। वो कहते भी हैं राम से पहले राम का नाम भी था। यस, वो पहले भी था, हमेशा है, सतत रहेगा, क्योंकि वो अलग ही एनर्जी है। सो एक बार राम कहने से आपके सहस्रों पाप कटते हैं। अच्छा। एंड ये मजाक नहीं है, करके देखिए। मैं तो हर एपिसोड में अपना एंड श्री राम के नाम से बस रामचरितमानस अपने घर में रखिए, तो उनके समझिए कि आपने साक्षात राम को रख लिया है। जहाँ रामचरितमानस खुल जाती है घर में, वहाँ कहते हैं कि उसके पहरेदार हनुमान जी हो जाते हैं। तो अपने घर में रामचरितमानस खोलिए और जय श्री राम कहिए सब लोग। इससे सरल ज्योतिष क्या बताई जा सकती है। तो ऋचा जी, मैं आज का पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म करेंगे। जरूर, धन्यवाद। और बहुत अमेजिंगली आपने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया ज्योतिष को, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है जी, ज्योतिष को अगर सही तरीके से समझा जाए तो। बिल्कुल। और मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई अगर आपको कोई रेमेडी असर कर रही है आप करते रहो, क्योंकि वो तो हर एक इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको कोई स्टोन अगर आपने पहना और आपको अच्छा रिजल्ट मिला, बिल्कुल, वेरी अच्छी गुड बात फॉर यू, अच्छी बात है। क्या पता किस्मत से आपको अच्छा स्टोन मिल गया, जैसे अमिताभ बच्चन साहब को मिल गया। बाकी आप देखते रहो तरुण शर्मा शो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो इस वीडियो को लेके। अगर ऋचा जी ने कोई सही बात बताई है तो आप कमेंट करें कि ये बात आपको अच्छी लगी, और कुछ उन्होंने गलत बात करी है तो आप प्लीज़ उस पर भी कमेंट करें कि ये बात आपने गलत बोली, इस बुक में हमने ऐसा पढ़ा है, जो आप बोल रहे हो वो गलत है। वो भी आप बिल्कुल ओपनली कीजिए। मुझे कोई ऐसा कमेंट दिखता है जिसका मुझे अपने गेस्ट से जवाब मांगना पड़े तो मैं हमेशा मांगता हूँ। और शेयर ज़रूर करो इस वीडियो को। सिंप्लीफाइड एस्ट्रोलॉजी है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, कुत्ते की रोटी निकालनी है, गाय की रोटी निकालनी है, अपने घर परिवार में सबके साथ व्यवहार अच्छा करना है, और कुछ नहीं करना। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम। मैंने अपने बहुत सारे कर्म ठीक कर लिए।